हेलो गाइस, क्लास 12th डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट का 13th वीडियो है और आज के वीडियो का टॉपिक है पोटेशियम परमैंगनेट। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला KMnO4 होता है। इस वीडियो में पोटेशियम परमैंगनेट को इन सभी टॉपिक्स के अंडर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले हम पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें कमर्शियल स्केल प्रिपरेशन और लेबोरेटरी स्केल प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद में पोटेशियम परमैंगनेट की फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे पोटेशियम परमैंगनेट की केमिकल प्रॉपर्टीज और सबसे लास्ट में पोटेशियम परमैंगनेट के यूजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने सम इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स के 2 कंपाउंड्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहला था ऑक्साइड्स एंड ऑक्सोएनाइंस ऑफ मेटल, जिसको हमने इस चैप्टर के पार्ट 11th में डिस्कस किया है। और नेक्स्ट था पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, जिसको हमने इस चैप्टर के पार्ट 12th में डिस्कस किया है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में से आप पार्ट 11th और पार्ट 12th को देख सकते हैं। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट से। पोटेशियम परमैंगनेट की प्रिपरेशन की अगर हम बात करें तो पोटेशियम परमैंगनेट इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन ऑफ MnO2 विद एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड। एल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड जनरली पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाता है एंड एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक KNO3। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होता है वो KNO3 का यूज किया जाता है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KNO3 की जगह ऑक्सीजन भी यूज कर ली जाती है, या फिर ऑक्सीजन को हम डायरेक्ट एयर से भी यूज कर लेते हैं, यानी कि एयर का भी यूज कर लिया जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट का अगर हमें प्रिपरेशन करना है तो MnO2 एज ए रॉ मटेरियल लिया जाएगा और उसको फ्यूज किया जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से और ऑक्सीजन के साथ में या एयर के साथ में उसको ऑक्सीडाइज किया जाएगा। उसके बाद में जैसे ये प्रोसेस होने से क्या फॉर्म हो जाएगा, हमारे पास एक डार्क ग्रीन कलर का कंपाउंड बनेगा जिसको हम बोलते हैं K2MnO4। K2MnO4 को हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। पोटेशियम मैग्नेट KMnO4 होता है पोटेशियम परमैंगनेट और K2MnO4 मतलब यहाँ पे 2 अगर पोटेशियम होते हैं तो उसको हम बोलते हैं पोटेशियम मैग्नेट। इसमें अगर हम MnO4-2 होता है, जबकि पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है उसमें MnO4-1 होता है। ठीक है, ओके। अगर सबसे पहले तो ये बन गया इस प्रोसेस से, मतलब MnO2 से हमने क्या बना लिया है, पोटेशियम मैग्नेट बना लिया है। और पोटेशियम मैग्नेट को जब हम न्यूट्रल या एसिडिक सॉल्यूशन में क्या रखते हैं तो ये क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है, परमैंगनेट आयन में, यानी कि पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट हो जाता है। और जो मैग्नेट से मैग्नेट जो है वो परमैंगनेट आयन में कन्वर्ट होता है, ये रिएक्शन जो होती है, ये वाली रिएक्शन मैग्नेट से परमैंगनेट में कन्वर्ट होने वाली रिएक्शन, ये डिसप्रपोर्शेशन रिएक्शन होती है। डिसप्रपोर्शेशन रिएक्शन का मतलब क्या है, इसका मतलब भी आप समझ लीजिए, वैसे आप रिडॉक्स रिएक्शन में इसके बारे में पढ़ चुके हैं, डिसप्रपोर्शेशन रिएक्शन। ठीक है, इसमें क्या होता है, एक ही एलिमेंट की मिनिमम 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। जनरली जो रिएक्शंस होती हैं उनमें या तो रिडक्शन होता है या फिर ऑक्सीडेशन होता है एक एलिमेंट का। अगर रिडक्शन होता है तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलेंगी, ऑक्सीडेशन होगा तो भी 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। लेकिन डिसप्रपोर्शेशन रिएक्शंस जो होती हैं उनमें एक ही एलिमेंट 3 ऑक्सीडेशन स्टेट में मिलता है। जैसे यहां अगर मैं बात करूं तो इसमें MnO4-2 यानी कि मैग्नेट आयन जो है, अगर इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करना चाहें तो X मान लें Mn की, और ऑक्सीजन 4 है तो एक ऑक्सीजन की -2 होती है, टोटल -8 हो गई इक्वल टू -2, क्योंकि इसके ऊपर -2 चार्ज है तो X की वैल्यू +6 आ जाएगी। तो Mn जो है वो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। इसी तरह से आप MnO4- में निकालोगे तो यहाँ पे Mn की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो +7 आती है। MnO2 में ऑक्सीडेशन स्टेट Mn की इसी तरह से कैलकुलेट करोगे तो +4 आती है। तो आप देख रहे हैं कि Mn जो है वो Mn से Mn+7 में भी कन्वर्ट हो रहा है और Mn से Mn+4 में भी कन्वर्ट हो रहा है। कहने का मतलब क्या हुआ कि Mn का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है और Mn का ही रिडक्शन भी हो रहा है। तो इस तरह की रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, डिसप्रपोर्शेशन रिएक्शंस बोलते हैं, और इसी को हम बोल रहे हैं डिसप्रपोर्शनेट हो रहा है क्या, पोटेशियम मैग्नेट। ठीक, तो ये रिएक्शन हो गई। अब ये तो जनरल रिएक्शन हो गई दोनों के लिए। अब हम बात कर लेते हैं कि जो कमर्शियल लेवल पे जब रिएक्शन करवाते हैं तो इसमें क्या चेंज होता है। छोटा सा चेंज और हो जाता है। कमर्शियली
इट इज प्रिपेयर्ड बाई द एल्केलाई ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2। एल्केलाइन ऑक्सीडेटिव फ्यूजन ऑफ MnO2 का मतलब क्या है? पहली रिएक्शन जो है, फर्स्ट वाली रिएक्शन तो ऐसे ही करवाई जाती है, MnO2 एज ए रॉ मटेरियल लिया जाता है और उसका क्या किया जाता है? फ्यूजन किया जाता है बाई KOH और ऑक्सीजन के साथ में। तो फर्स्ट रिएक्शन तो सेम इसी तरह से होगी, ठीक है। MnO2 गिव्स MnO4-2 यानी कि मैग्नेट बना देता है, पोटेशियम मैग्नेट बनाता है अगर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड लिया है तो। अब इस मैग्नेट को, मैग्नेट आयन जो है उसको हमें किस में कन्वर्ट करना होता है? पर मैग्नेट। तो हम जनरली न्यूट्रल या एसिडिक मीडियम ले लेते हैं, लेकिन कमर्शियली अगर हमें इसको कन्वर्ट करना होता है तो इसके लिए किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन इन एल्कलाइन सॉल्यूशन, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि अगर हमें कमर्शियली करना होता है तो इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवाते हैं और उससे क्या क्या होता है? पर मैग्नेट आयन जो होता है वो मैग्नेट आयन में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है? ये कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन का मेथड है। फर्स्ट हमने पढ़ लिया कमर्शियली किस तरह से प्रिपेयर कराया जाता है। आपको एज ए रॉ मटेरियल MnO2 लेंगे और उसका फ्यूजन हम KOH से करवाएंगे और ऑक्सीजन या एयर की प्रेजेंस में या KNO3 का यूज करके ऑक्सीडेशन करवाएंगे और उससे मैग्नेट आयन बनेगा और मैग्नेट आयन का इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करवाएंगे एल्कलाइन सॉल्यूशन में, उससे परमैंगनेट या पोटेशियम परमैंगनेट बन जाएगा। तो ये मेथड हुआ हमारा कौन सा? कमर्शियल स्केल प्रोडक्शन। अब हम बात करते हैं लेबोरेटरी स्केल प्रोडक्शन की। अगर लेबोरेटरी स्केल प्रोडक्शन की बात करें तो लेबोरेटरी में क्या किया जाता है? जो मैंगनीज होता है, मैंगनीज आयन, मैंगनीज +2 आयन में लिया जाता है। मैंगनीज +2 आयन में कहाँ होता है? MnO में ना, या MnO ले सकते हैं या फिर MnSO4 ले सकते हैं, ठीक, कोई भी ले सकते हैं, जनरली MnO ले लिया जाता है। तो मैंगनीज +2 आयन लिया जाता है और इसका ऑक्सीडाइज करवाया जाता है पर ऑक्सो डाइसल्फेट। पर ऑक्सो डाइसल्फेट मतलब S2O8-2 और इससे क्या बनता है? पर मैग्नेट आयन बनता है और पर मैग्नेट आयन को पोटेशियम परमैंगनेट में कन्वर्ट कर लिया जाता है। तो ये लेबोरेटरी स्केल मेथड है जिसमें हम पर ऑक्सो डाइसल्फेट आयन का यूज करते हैं। किसके लिए? ऑक्सीडाइज करने के लिए, Mn+2 से Mn+7 में ऑक्सीडाइज करने के लिए, ठीक है। चलिए अब इनकी बात करते हैं हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की। किसकी बात करते हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी। शॉर्ट में मैं PP लिख देता हूँ फिजिकल प्रॉपर्टीज की। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं? सबसे पहले कलर होता है फिजिकल प्रॉपर्टी। तो पोटेशियम परमैंगनेट का कलर कैसा होता है? पोटेशियम परमैंगनेट फॉर्म्स डार्क पर्पल ऑलमोस्ट ब्लैक। अगर मैं पिक्चर फॉर्म में आपको शो करना चाहूँ तो पिक्चर देखो इस तरह की है। ये अगर यहाँ पे देखो इस तरह का डार्क पर्पल कलर का ये क्या होता है? ये आपका पोटेशियम परमैंगनेट होता है, ठीक है। जिसमें अगर देखें तो इसका मेटेलिक लश्यर भी दिखता है, थोड़ा थोड़ा मेटेलिक शाइन जैसा दिखता है और कुछ कुछ आप ग्रीन भी देख रहे हैं। अब ग्रीन किसकी वजह से आप ग्रीनिश कलर देख सकते हो? किसकी वजह से होगा ग्रीनिश कलर? पोटेशियम मैग्नेट की वजह से। हमने अभी बात की थी पोटेशियम मैग्नेट जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, लेकिन पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो कैसे कलर का होता है? पर्पल कलर का होता है। इस तरह का कलर इसमें होता है। चलो आगे बात करें। इनके क्रिस्टल्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं? क्रिस्टल्स विच आर आइसोस्ट्रक्चरल विद KClO4। अब इसकी स्ट्रक्चर अगर देखें, किसकी? परमैंगनेट आयन की। परमैंगनेट आयन की स्ट्रक्चर कैसी होती है? ऐसी होती है, देखो ये परमैंगनेट आयन की स्ट्रक्चर है इस तरह से, है ना। अगर पोटेशियम परमैंगनेट की बात करूंगा तो यहाँ K+ और होगा, तो पोटेशियम परमैंगनेट K+ और O- जो है इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, तो यहाँ पे आयनिक बॉन्ड बनेगा। रिमेनिंग जो मैग्नेट आयन, परमैंगनेट आयन जो है जो पर्पल कलर का होता है वो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि जो KClO4 होता है, क्या? KClO4, है ना। पोटेशियम क्लोरेट जो होता है उसका भी स्ट्रक्चर सेम होता है। कैसे होता है? यहाँ Mn जो है ना, Mn की जगह क्या होगा? सिर्फ यहाँ पे क्लोरीन होगा। क्लोरीन यहाँ पे +7 है, ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। सेम टू सेम बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर होगा इसका O- और यहाँ पे K+ होगा। तो KClO4 का स्ट्रक्चर और KMnO4 का स्ट्रक्चर सेम होता है, आइसो स्ट्रक्चरल होते हैं दोनों ही, ठीक है। समझ में आया? चलो आगे बात करें। द सॉल्ट इज नॉट वेरी सॉल्युबल इन वाटर। अगर इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें वाटर में तो 6.4 ग्राम पर 100 ग्राम वाटर एट 293 मतलब 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर इसके जो सॉल्युबिलिटी होती है वो 6.4 ग्राम होती है, ठीक है। और ये जैसे वाटर में सॉल्युबल होता है ना तो पिंक कलर देता है। लेबोरेटरीज में आपने एक्सपेरिमेंट किए होंगे पिंक कलर का सॉल्यूशन बना के पोटेशियम परमैंगनेट का, तो आपको ध्यान आ रहा होगा पिंक, डार्क पिंक कलर का सॉल्यूशन इसका बनता है, ठीक।
लेकिन जब इसको हीट किया जाता है तो ये डिकम्पोज हो जाता है। हीट कितने केल्विन पे किया जाएगा? 513 केल्विन टेम्परेचर। 513 केल्विन टेम्परेचर का मतलब है 240 डिग्री सेल्सियस, मतलब हाई अगर स्ट्रांगली इसको हीट किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को तो ये डिकम्पोज हो जाता है। और डिकम्पोज रिएक्शन जो होती है बड़ी इंटरेस्टिंग है, इसको समझना। डिकम्पोज होकर क्या बनाता है? मैग्नेट आयन बनाता है। परमैंगनेट से क्या किस में कन्वर्ट हो जाता है? मैग्नेट। और मैग्नेट किस कलर का होता है? मैग्नेट ग्रीन कलर का होता है। मतलब अगर हीट करेंगे पोटेशियम परमैंगनेट को तो वो पर्पल कलर से किस कलर में आ जाएगा? ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या है? ये रीजन आपको समझ में आ गया कि जो पोटेशियम परमैंगनेट है वो पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम मैग्नेट, इन दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस है कि नहीं? यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये मैग्नेट आयन है, इस इधर इस स्ट्रक्चर में देख लो, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +6 है, जबकि परमैंगनेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है। +7 यहाँ पे +6। अब इस +7 और +6 होने की वजह से क्या होता है? इसके मैग्नेटिक नेचर में भी डिफरेंस आता है। कैसे आता है वो अभी समझते हैं। पहले थोड़ा रीड कर लें इसको। देखो, इट हैज़ 2 फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कंसिडरेबल इंटरेस्ट। जब हीट करते हैं तो इसमें क्या होगा? इट्स इंटेंस कलर एंड इट्स डायमैग्नेटिज्म अलोंग विद टेम्परेचर डिपेंडेंट वीक पैरामैग्नेटिज्म। समझना है इसको। कलर का तो आपको समझ में आ गया। कलर क्या होगा? परमैंगनेट मतलब पर्पल कलर का है, और ये किस कलर में चला जाएगा? पर्पल कलर जो है वो ग्रीन कलर में कन्वर्ट हो जाएगा। सिंपल सी बात। अब मैग्नेटिक इफेक्ट का समझना। मैग्नेटिक इफेक्ट जो होता है उसको वैसे तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा आपको वैसे ही मैं बता दूं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं ये देखिएगा। देखो, यहाँ पे अगर मैं इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूँ, मैग्नेटिक नेचर समझना है इसका अच्छे से। देखो, अगर मैंगनीज की अगर हम बात करें तो मैंगनीज जो होता है उसका एटॉमिक नंबर 25 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 3d5 and 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। अगर ये मैग्नेट फॉर्म में, यानी कि Mn+6 फॉर्म में है, मैग्नेट में किस में है? Mn+6 फॉर्म में, Mn+6 फॉर्म में, तो इसमें क्या होगा? इसमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे। टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। 4s और 5d में 3d में मिला के 4s और 3d में मिला के टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है। इनमें से 6 इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे तो +6 ऑक्सीडेशन स्टेट बनेगी। मतलब इसमें 1 इलेक्ट्रॉन बचा रह गया, और 1 इलेक्ट्रॉन जो बचा रहेगा वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। और आप जानते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जब होता है तो उसका नेचर जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर होता है। कैसा नेचर होता है? पैरामैग्नेटिक। आपको मैंने बताया था पैरामैग्नेटिक कब होता है? पैरामैग्नेट कब होते हैं? जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है। ठीक है। और पैरामैग्नेटिक का मतलब पास बुलाते हैं ना, जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेट के पास आते हैं उनको हम बोलते हैं पैरामैग्नेट। तो इसका मतलब क्या है? जो पोटेशियम मैग्नेट है उसका पैरामैग्नेटिज्म होता है। यानी कि जब हम हीट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? इसको जब हीट कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? इसको अगर हम हीट कर रहे हैं तो ये रिएक्शन हो रही है। कहाँ है? ये वाली रिएक्शन हो रही है। हीट कर रहे हैं तो ये पैरामैग्नेटिज्म इसमें अराइज हो रही है, क्योंकि इसमें तो पैरामैग्नेटिज्म है। अच्छा, पहले थोड़ा सा इसको भी तो समझ लो। जो Mn+7 फॉर्म है, Mn+7 किस में है? इस मैग्नेट पोटेशियम परमैंगनेट में है। पोटेशियम परमैंगनेट में Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में +7 में है। इसका मतलब क्या है? इसमें 4s में और 3d में जितने भी 7 के 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सारे के सारे लूज हो गए। कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचा, सारे के सारे लूज हो गए। तो यहाँ पे कोई नहीं है, और रिमेनिंग जितने भी होंगे आर्गन में जितने भी होंगे वो सारे के सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। और पेयर्ड होंगे तो वो कैसे होगा? डायामैग्नेटिक। कैसे होंगे? डायामैग्नेटिक होंगे। ठीक है, समझ में आया? तो डायमैग्नेटिक। कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो डायमैग्नेटिक। ठीक है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, अनपेयर्ड है, तो ये कैसा हो गया? पैरामैग्नेटिक। तो कहने का मतलब सिंपल सी बात ये है कि भाई जब आप हीट करते हैं तो पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो पोटेशियम मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है वो डायमैग्नेटिक नेचर का होता है। पोटेशियम मैग्नेट जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट डायमैग्नेटिक होता है, जबकि पोटेशियम मैग्नेट पैरामैग्नेटिक होता है। तो हीट करने से 513 यानी कि 240 डिग्री सेल्सियस पे हीट करने से जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है वो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इनमें जो पोटेशियम परमैंगनेट में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। मतलब 240 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे मैग्नेटिक नेचर आ जाता है। क्यों आ जाता है? रीजन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं
आगे मैग्नेट एंड परमैंगनेट आयन आर टेट्राहेड्रल। अच्छा, इनकी स्ट्रक्चर की भी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, जब इतनी बात हो गई है तो। देखो, सारे के सारे बेसिक चीज़ें हैं जिनको आप कोरिलेट कर सकते हैं, पहले भी सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। देखो, अगर इनकी हम बात करें स्ट्रक्चर, वो कैसे निकालेंगे? हाइब्रिडाइजेशन से। और हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं? बस सिग्मा बॉन्ड काउंट करने होते हैं। अगर 4 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp3, 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp2, अगर 2 सिग्मा बॉन्ड होते हैं तो sp। आप जानते हैं इतना, ठीक है। तो यहाँ पे आप सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, ये तो सिग्मा ही है। यहाँ पे अगर बात करें तो ये कैसा है? इसमें 1 सिग्मा 1 पाई है, इसमें भी 1 सिग्मा 1 पाई है, और ये भी 1 सिग्मा है। इसमें टोटल सिग्मा कितने हो? 4 सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, परमैंगनेट में देखें, परमैंगनेट में भी 4 सिग्मा है। तो दोनों का अगर 4 सिग्मा है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन कैसा होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होता है? टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होती है। इसीलिए इनकी जो मैग्नेट और परमैंगनेट जो दोनों आयन हैं, दोनों ही कैसे हैं? टेट्राहेड्रल शेप के होते हैं। द पाई बॉन्डिंग टेक प्लेस बाय ओवरलैपिंग ऑफ p ऑर्बिटल ऑफ ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल ऑफ मैंगनीज। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद रखें कि जो मैंगनीज में ये पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं ना, जितने भी पाई बॉन्ड्स बन रहे हैं ये वाले, है ना, यहाँ पे 1 सिग्मा और 1 पाई है ना, यहाँ पे भी पाई है, 1 सिग्मा है, 1 पाई है। तो यहाँ पे जो बॉन्डिंग है वो कैसी है? p पाई d पाई बॉन्डिंग है। मतलब p पाई d पाई मतलब d ऑर्बिटल जो है वो मैंगनीज का d ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल किसका है? ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल यूज हो रहा है। इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो कि यहाँ पे जो पाई बॉन्ड फॉर्म हो रहा है किसमें? पोटेशियम मैग्नेट में या फिर पोटेशियम परमैंगनेट में, दोनों में ही किस तरह की बॉन्डिंग है? ये p पाई d पाई बॉन्डिंग होती है। द ग्रीन मैग्नेट इज पैरामैग्नेटिक बिकॉज ऑफ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये अभी मैंने आपको बता दिया। ये जो होता है मैग्नेट जो होगा वो पैरामैग्नेटिक होगा और परमैंगनेट डायमैग्नेटिक होगा। क्यों होता है? रीजन भी यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने आपको समझा भी दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है मैग्नेट आयन में, मैंगनीज के पास में, इसीलिए वो पैरामैग्नेटिक। जबकि परमैंगनेट जो होता है वो डायमैग्नेटिक होता है, क्योंकि उसमें कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स Mn+7 ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं। ओके, एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन oxidizes oxalate to carbon dioxide, iron plus second to iron 3, nitrate to nitrite to nitrate, iodides to free iodine. The half reaction of reductants are this. ओके, यहाँ पे अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट और वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस से के बेस जो पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझाता हूँ मैं, इसको आप याद रखें यार ना। जो पोटेशियम परमैंगनेट जो होता है ना, उसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर के बारे में बात है, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग नेचर यहाँ पे वैसे तो कई सारी चीज़ें बता दी हैं, कैसे कि यहाँ पे क्या है कि ये डिफरेंट सब्सटेंस को क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है इन एसिडिफाइड मतलब एसिडिक मीडियम में। अब यहाँ पे एक चीज़ और याद रखें यार, ये तो रिएक्शंस हैं जिनको और भी बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, जहाँ पे क्या पोटेशियम परमैंगनेट किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा होगा। क्यों कर रहा होगा, कैसे कर रहा होगा, इसके बारे में अच्छे से समझ लीजिए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखना, अगर एसिडिक मीडियम में अगर मैं बात करूं तो एसिडिक मीडियम में क्या होता है? ये जो मैंने आपको अभी एक्स्ट्रा दिखा रहा हूं ना, ये वाली चीज़ चाहे तो आप इसको नोट कर लेना यार, ये आपको वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में भी काफ़ी हेल्प करेगी, और ये चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रखनी होती हैं, ठीक है। क्या है एसिडिक मीडियम में? क्या होता है? KMnO4 एसिडिक मीडियम में किस में कन्वर्ट होता है? MnSO4 में, और इसमें नेसेंट ऑक्सीजन निकलती है, और ये नेसेंट ऑक्सीजन की वजह से ही इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर आता है एसिडिक मीडियम में, ठीक है। बेसिक मीडियम में जो MnO4 जो होता है वो किस में कन्वर्ट होता है? K2MnO4, यानी कि परमैंगनेट मैग्नेट में कन्वर्ट होता है। और न्यूट्रल मीडियम में KMnO4 MnO2 में कन्वर्ट होता है। समझना इस चीज को। अब इसमें हो क्या रहा है? एसिडिक मीडियम में जो है वो +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हो ना आराम से यार, है ना। इस कंफ्यूज तो नहीं हो गए। यहाँ पे देखो MnO अगर X मान लीजिए, मैं यहाँ पे एक बार कैलकुलेट भी करके बता देता हूँ। जैसे इसकी मैंने X मान ली मैंगनीज की, पोटेशियम की +1 होती है तो +1,
और एक ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 ऑक्सीजन है, -8 किया इक्वल टू 0 इसमें होगा क्योंकि इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो x इक्वल टू +7 आ जाएगा। तो पोटेशियम परमैंगनेट में जो ऑक्सीडेशन स्टेट आई वो +7 है। यहाँ मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट कैलकुलेट करोगे तो वो +2 आएगी। तो एसिडिक मीडियम में +7 से +2 में कन्वर्ट हो रहा है, बेसिक मीडियम में +7 से +6 में कन्वर्ट हो रहा है, पर मैग्नेट में कन्वर्ट हो रहा है, जबकि न्यूट्रल मीडियम में +7 से +4 में कन्वर्ट हो रहा है। हो तो सभी में रिडक्शन ही रहा है, यानी कि यहाँ पे एक ऑक्सीजन भी लिबरेट हो रही है, तो KMnO4 हमेशा ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ही बिहेव करेगा, लेकिन इसका स्ट्रेंथ जो है वो सबसे ज़्यादा कब होगा, जब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जब सबसे ज़्यादा चेंज हो रही है। कहाँ? एसिडिक मीडियम में। तो एसिडिक मीडियम में KMnO4 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये लिख लो। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? एसिडिक मीडियम में। उससे कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? न्यूट्रल मीडियम में। और सबसे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब होगा? बेसिक मीडियम में। ये इंपॉर्टेंट बात है, लिख लो इसको, और चाहें तो आप इसको भी नोट कर लो कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से मीडियम में होगा? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इन एसिडिक मीडियम में। उससे कम स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा वो न्यूट्रल मीडियम में। और वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट KMnO4 कहाँ कब होगा? बेसिक मीडियम में होगा। ये नोट कर लो, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। चाहें तो आप इन रिएक्शंस को भी लिख सकते हो। इसी चीज को NCERT में दूसरे तरह से बता रखा है। कैसे बता रखा है? देखो, if we represent the reduction of permanganate to manganate, manganese dioxide and manganese to salt half reactions, इस तरह से दे रखा है। देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये MnO4 माइनस दे रखा है, यानी कि यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, +7 से यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है? ये +6 में कन्वर्ट हो रहा है। और +6 में कौन सी उसमें कन्वर्ट होता है? बेसिक मीडियम में कन्वर्ट होता है, बेसिक मीडियम में। ठीक है, यहाँ पे Mn+7 से Mn+2 जो है वो Mn+4 में कन्वर्ट होता है न्यूट्रल मीडियम में। यहाँ पे न्यूट्रल मीडियम जो है वो सेकंड रिएक्शन है। और +7 से +2 में कन्वर्ट होता है एसिडिक मीडियम में। तो लास्ट वाली रिएक्शन जो है एसिडिक मीडियम। अब यार यहाँ पे ना ये H+ से आप कंफ्यूज मत होना। H+ का मतलब यहाँ पे जो वाटर लिया है वो एज ए न्यूट्रल मीडियम लिया है, और वाटर जो होता है वो भी क्या होता है? थोड़ा सा क्या हो जाता है? स्लोली ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो यहाँ पे 4H+ लिखने का मतलब है कि न्यूट्रल मीडियम है। समझ में आया? अच्छा, इसको हम कोरिलेट कर सकते हैं इसके ऑक्सीडाइजिंग इससे भी। ठीक है, यहाँ पे ये इलेक्ट्रोड स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी दे रखे हैं, इनके करेस्पॉन्डिंग कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो सबसे कम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? +0.56 वोल्ट है, जो बेसिक मीडियम है। इसका मतलब जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो होगा, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से मीडियम में होगा? बेसिक मीडियम में होगा। ठीक है, और यहाँ पे न्यूट्रल और एसिडिक मीडियम दोनों में ही काफी ज्यादा इनका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, इसीलिए एसिडिक और न्यूट्रल मीडियम में पोटेशियम परमैंगनेट स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये बात आप याद रखना, काफ़ी जगह यूज़ किया जाता है इसके ऊपर बेस्ड। यहाँ पे सिंपल सा आप चाहें तो इसको ऐसे लिख लीजिए, Mn+7 से Mn+2 में जाता है एसिडिक मीडियम में। ठीक है, Mn+7 से Mn+6 में जाता है बेसिक मीडियम में, और Mn+7 से Mn+4 में जाता है न्यूट्रल मीडियम में। ये आप याद रख लीजिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखें। ठीक है, आगे रिएक्शंस कई सारी हैं। एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अगर यूज किया जाए तो कार्बोनेट जो ऑक्सलेट सॉल्ट हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो सकते हैं, फेरस सॉल्ट फेरिक सॉल्ट में कन्वर्ट हो सकते हैं, नाइट्राइट्स जो हैं वो नाइट्रेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और आयोडाइड्स फ्री आयोडीन में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की हेल्प से। We can very well see that the hydrogen ion concentration of the solution plays an important part in the influencing the reaction, although many reaction can be understood by consideration of the redox potential. Kinetic of the reaction is also important factor. तो redox potential यानी कि standard electrode potential की help से भी मैंने आपको explain करके अभी बता दिया। Permanganate at H+ equal to 1 should oxidize water, but practice the reaction is extremely slow unless either manganese +2 ions are present or
द टेम्परेचर इज रेज्ड। यहाँ पे ये वाली जो सेकंड रिएक्शन है इसके बारे में एक्सप्लेनेशन है कि परमैंगनेट आयंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को भी क्या कर देते हैं, ऑक्सीडाइज कर देते हैं। ठीक है, वाटर को भी ऑक्सीडाइज करते हैं, लेकिन जो रिएक्शन जो होती है वो काफी स्लो होती है। कब तक, जब तक Mn+2 में वो कन्वर्ट ना हो, है ना। Mn+2 में कन्वर्ट कब होंगे, एसिडिक मीडियम में, है ना। तो एसिडिक मीडियम नहीं किया जाए या फिर टेम्परेचर रेज नहीं किया जाए तब तक बहुत स्लो रिएक्शन होती है। इसीलिए यहाँ पे ये 4H+ भी लिखे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि इससे कंफ्यूज मत होना, ये एसिडिक मीडियम नहीं, ये न्यूट्रल मीडियम की रिएक्शन है। क्लियर है, समझ में आया। चलिए आगे बात करें। ए फ्यू इंपॉर्टेंट ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन ऑफ KMnO4 आर गिवन बिलो। एसिडिक सॉल्यूशन में कई सारे स्ट्रॉन्ग एसिडिक सॉल्यूशन है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं KMnO4 जो होगा वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, क्या, KMnO4 एसिडिक मीडियम में। ठीक है, तो आयोडीन की रिएक्शन जो है वो अगर आयोडीन इज लिबरेटेड फ्रॉम पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड मतलब Ki या फिर -Ki लिख दें, या फिर इसको हम अगर आयनिक फॉर्म में लिखते हैं तो -I- लिख देते हैं, आयोडाइड फॉर्म में लिखते हैं। और MnO4 जो है वो एसिडिक मीडियम में लिया गया है, तो MnO4 जो यानी कि +7 से किस में जाएगा, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। इसकी वजह से आयोडाइड जो है वो क्या लिबरेट करता है, फ्री आयोडीन लिबरेट कर देता है। इसी तरह से फेरस आयंस जो ग्रीन कलर के होते हैं कन्वर्ट हो जाते हैं फेरिक आयन में, +3 Fe+2 Fe+3 में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिफाइड KMnO4। ठीक है, KMnO4, तो Fe+3 जो है वो Fe+2 जो है वो Fe+3 में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि Mn+7 Mn+2 में कन्वर्ट हो रहा है। सिमिलरली ऑक्सलेट आयंस जो होते हैं वो ऑक्सलेट आयन से CO2 बनती है। ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है, हाइड्रोजन सल्फाइड से सल्फर में कन्वर्जन हो जाता है। हाइड्रोजन सल्फाइड में सल्फर -2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होती है, -2 से 0 ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब इंक्रीज हो जाती है, ऑक्सीडेशन इसका हो जाता है। सल्फ्यूरस एसिड और सल्फाइट इज ऑक्सीडाइज टू सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड। सेम यहाँ पे यही होता है। सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है वो सल्फेट, ये सल्फाइट है SO3-2, ये क्या होता है, सल्फाइट आयन होता है, और SO4-2 जो होता है सल्फेट आयन होता है। तो सल्फाइट जो होता है वो सल्फेट में ऑक्सीडाइज हो जाता है, या हम बोल सकते हैं सल्फाइट आयन से बनता है H2SO3 जो कि सल्फ्यूरस एसिड है, और H2SO4 बनता है सल्फेट आयन से। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं सल्फ्यूरस एसिड जो होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। नाइट्राइट इज ऑक्सीडाइज टू नाइट्रेट, नाइट्राइट जो होते हैं वो नाइट्रेट में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। जो हमने पहले ये वाली रिएक्शंस पढ़ी थी ना, कौन सी वाली, ये रिएक्शंस जो हैं, इन्हीं रिएक्शंस को दोबारा से कंप्लीट रिएक्शन के फॉर्म में इस तरह से लिखा हुआ है। नेक्स्ट, न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन, मतलब वीक एल्कलाइन और न्यूट्रल मीडियम में अगर बात करें तो वीक एल्कलाइन की बात कर रहे हैं तो भी ऑक्सीडेशन होता है, लेकिन कंपैरेटिवली कम होता है। न्यूट्रल मीडियम में तो फिर भी ज़्यादा होता है, लेकिन जैसे जैसे एल्कलाइन मीडियम या स्ट्रॉन्ग एल्कलाइन करते जाएंगे KMnO4 की ऑक्सीडाइजिंग पावर जो है वो कम होती जाएगी। अगर न्यूट्रल और फेंटली एल्कलाइन मीडियम में अगर बात करें तो ए नोटेबल रिएक्शन इज द ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडाइड टू आयोडेट। अब यहाँ पे देखो आयोडीन से क्या बन रहा है, आयोडेट बन रहा है, किसमें, न्यूट्रल मीडियम में। ठीक है, आयोडीन से आयोडेट, आयोडीन -1 से आयोडीन +5, आयोडेट में कितना है IO3-, तो आयोडीन में यहाँ पे +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो -1 से +5 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं इन न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल मीडियम में अगर हम KMnO4 लेंगे। थायोसल्फेट इज ऑक्सीडाइज ऑलमोस्ट क्वांटिटेटिवली इन सल्फेट, थायोसल्फेट H2O3-2 जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल KMnO4। इसी तरह से मैग्नस सॉल्ट इज ऑक्सीडाइज टू MnO2। मैग्नस सॉल्ट जो होते हैं, यानी कि मैग्नस सॉल्ट का मतलब है Mn+2 जो सॉल्ट्स होते हैं वो Mn+4 सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ न्यूट्रल KMnO4। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट नोट है यार, इसको याद रखना। परमैंगनेट टाइट्रेशन इज इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आर अनसैटिस्फैक्टरी सिंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज ऑक्सीडाइज टू क्लोरीन। तो यहाँ पे जो हम एसिडिक मीडियम मेंटेन करने के लिए जो लेते हैं, एसिडिक मीडियम मेंटेन करते हैं KMnO4 का, वो हम जनरली H2SO4 से मेंटेन करते हैं।
H2SO4 से मेंटेन करते हैं, HCl से मेंटेन नहीं करते। उसके पीछे रीज़न क्या है कि जब हम KMnO4 को लेते हैं HCl के साथ में, तो HCl जो होता है उसमें क्लोरीन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, और क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो जाता है, और क्लोरीन किस में चला जाता है, क्लोरीन Cl2 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे क्लोरीन HCl का यूज़ नहीं किया जाता है किसमें, परमैंगनेट टाइट्रेशंस में एसिडिक मीडियम करने के लिए। किसका यूज़ करते हैं हम, जनरली H2SO4 का यूज़ करते हैं। लास्ट हम बात करते हैं यूजेस की, काफ़ी इंपॉर्टेंट है KMnO4 के यूजेस के बारे में बात कर लेते हैं। पहला यूज़ तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में है, लेबोरेटरी में आप KMnO4 के खूब सारे प्रैक्टिकल करते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियली भी इसका एनालिटिक पर्पज़ के लिए काफ़ी यूज़ किया जाता है पोटेशियम परमैंगनेट को। पोटेशियम परमैंगनेट इज यूज्ड एज ए फेवरेट ऑक्सीडेंट इन प्रिपरेटिव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी आपको पता है बहुत सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शंस होती हैं, और ऑक्सीडेशन रिएक्शंस का एक मैंने सीक्वेंस भी आपको पहले वीडियोस में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली वीडियोस में बताया है, ठीक है, कि अगर एल्केन या फिर हाइड्रोकार्बन्स हैं, हाइड्रोकार्बन से एल्कोहल बनता है, ऑक्सीडेशन होने से एल्कोहल से एल्डिहाइड एंड कीटोन्स बनता है, और एल्डिहाइड कीटोन से का भी ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो हमारे पास एसिड्स बनते हैं, और एसिड्स का भी अगर ऑक्सीडेशन करवाते हैं तो CO2 एंड वाटर बनते हैं। ये मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ ना, ये डिटेल में मैंने आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाली जो वीडियोज़ हैं उनमें बताया हुआ है कैसे होता है, ठीक है। चलो बस इतना सा है कि इस तरह के ऑक्सीडेशन प्रोसेस जब होते हैं तो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जब होता है तो सिर्फ एक स्टेप ही कन्वर्ट होती है, लेकिन स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे एसिडिक मीडियम में अगर हम KMnO4 लेंगे तो यहाँ पे एल्कोहल से डायरेक्ट ही एसिड भी बनाए जा सकते हैं, ठीक। इट्स यूजेस फॉर ब्लीचिंग ऑफ वूल। ब्लीचिंग के लिए खूब यूज़ किया जाता है। क्यों यूज़ किया जाता है, अभी मैंने आपको जब एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल किसी भी मीडियम में लें, इसमें नेसेंट ऑक्सीजन बन रही थी, आपको ध्यान हो तो। नेसेंट ऑक्सीजन मतलब ये नेसेंट ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लीच का काम करती है, डीकलराइज कर देती है। ब्लीच का मतलब डीकलराइज कर देती है। जो कॉटन हम डायरेक्ट फार्म से या फिर फील्ड से कलेक्ट करते हैं उसका कलर थोड़ा सा डार्क होता है, उसको बिल्कुल वाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, KMnO4 से उसको ऑक्सीडाइज करते हैं, जिससे उसका डीकलरेशन हो जाता है, यानी कि ब्लीच हो जाता है। सिल्क का भी सेम इसी तरह से है, या फिर अदर फाइबर्स, वूल वगैरह जो है उसका भी डीकलराइजेशन हम KMnO4 की हेल्प से ही करते हैं, ठीक। इसके अलावा डीकलराइजेशन ऑफ ऑयल्स का डीकलराइजेशन भी हम किससे करते हैं, KMnO4 की हेल्प से करते हैं। ऑयल जो होते हैं वो नेचुरल जो फॉर्म में होते हैं वो थोड़े डार्क कलर के होते हैं, उनको डीकलराइज यानी कि ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए ऑयल्स को किसका यूज़ करेंगे, KMnO4 का यूज़ करते हैं। तो ये इसके कुछ यूजेस हुए। F ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में हम नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।